नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। भारत के निर्वाचन आयोग ने जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के तारीख की घोषणा की है, उनमें केरल भी शामिल है। केरल में विधानसभा की 140 सीट है और इसके लिए यहां 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 2 मई को परिणाम की घोषणा हो जाएगी, लिहाजा हलचल तेज हो गई है। केरल की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले इसको अलग नजरिए से देखते हैं। केरल को वामपंथ का गढ़ कहा जाता है। यहां की राजनीति में एलडीएफ और यूडीएफ का दबदबा रहा है। इस बार भी मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच होना तय है। हालांकि इस नूरा कुश्ती के बीच केरल में पहली बार एनडीए ने अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस की खोज शुरू कर दी है। सवाल उठता है कि केरल की राजनीति में बीजेपी के लिए संभावनाएं हैं क्या? अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल केरल को सीपीएम का गढ़ माना जाता है। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ की अगुवाई मुख्यमंत्री पी विजयन के हाथों में है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की दमदार छवि का फिलहाल कोई सानी नहीं है। दूसरी ओर कांग्रेस की अगुवाई वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ ने इस बार पूरी ताकत झोंक दी है। स्वयं राहुल गांधी केरल में करतब दिखा रहे हैं। राहुल गांधी केरल के ही वायनाड से सांसद भी हैं। इस सब के बीच इस बार बीजेपी ने केरल में घुसपैठ करके केरल की राजनीति को दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने श्रीधरन की अगुवाई में राजनीति का पासा फेंक दिया है। इंजीनियर श्रीधरन की केरल में मेट्रो मैन के रूप में जबरदस्त पहचान है। हालांकि बीजेपी को इसका कितना लाभ होगा, देखना अभी बाकी है। केरल में विधानसभा की 140 सीट है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 40 साल से केरल की सत्ता पर एलडीएफ या यूडीएफ का कब्जा रहा है। जानकार बताते हैं कि 1982 के बाद से केरल की राजनीति इन्हीं दोनों फ्रंट के इर्द गिर्द घूमती रही है। वर्तमान में एलडीएफ की सरकार है। पिछले विधानसभा चुनाव में एलडीएफ को 140 में से 92 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं यूडीएफ के खाते में 43 सीट गई थी, बाकी अन्य के खाते में गई थी। बात बीजेपी की करें तो मौजूदा विधानसभा में उसके मात्र 1 विधायक हैं। बीजेपी को तिरुवनंतपुरम जिले के नीमोम विधानसभा में कामयाबी मिली थी। केरल की कुल आबादी करीब 2.67 करोड़ है। यहां करीब 18.38% ईसाई और करीब 26.56% मुस्लिम की आबादी है। केरल में अल्पसंख्यकों की कुल आबादी करीब 45% है। लिहाजा वहां का अल्पसंख्यक वोटर बहुत हद तक सत्ता का रुझान तय कर देता है। केरल की सियासत में चर्च और ट्रेड यूनियन का खासा दबदबा रहा है। बीजेपी हिंदू वोटर के सहारे अपनी जमीन तलाश रही है, जबकि केरल के हिंदू मतदाता पर सीपीएम की अच्छी पकड़ मानी जाती है। सीपीआई और कांग्रेस के प्रभाव से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर बीजेपी के लिए यहां राह आसान नहीं होगा। यही कारण है कि बीजेपी के रणनीतिकार केरल में हिंदू वोटर के अतिरिक्त अब ईसाई समुदाय को साधने की जुगत में लग गए हैं। यह भी एक हकीकत है कि केरल के कुछ ईसाई समूहों में लव जिहाद को लेकर कुछ असंतोष है। केरल के कैथोलिक चर्च ने तो यहां तक कह दिया है कि एक अंतरराष्ट्रीय साजिश के तहत ईसाई लड़कियों को इस्लामिक स्टेट के हाथों बेचा जा रहा है। आपको याद ही होगा जब केरल के कई पादरी इसी वर्ष के जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे। अब बीजेपी के रणनीतिकार इसको भुनाने की पुरजोर कोशिश में लग गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी को इसमें हद तक कामयाबी भी मिली है। दूसरी ओर सबरीमाला का मुद्दा उठाकर हिंदू वोटर को साधने की बीजेपी पूरी कोशिश करेगी। दरअसल वर्ष 2018 में सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के मसले को लेकर बीजेपी ने केरल में जगह बनाने में बहुत हद तक कामयाबी हासिल कर ली है। हाल के दिनों में कई प्रमुख लोगों ने बीजेपी का दामन थामा है। इसमें केरल के पूर्व डीजीपी जैकब थॉमस और मेट्रोमैन के नाम से मशहूर इंजीनियर श्रीधरन का नाम शामिल है। बेशक केरल में बीजेपी खूब मेहनत कर रही है और इसका असर भी दिखने लगा है। हालिया वर्षों में केरल में बीजेपी का वोट फीसदी बढ़ा है। वर्ष 2011 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 6.03% वोट मिले थे। वहीं 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़कर 14.93% हो गया। गत वर्ष यानी 2020 के स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने 15% वोट हासिल करके सभी को चौंका दिया था। बीजेपी ने
पत्तनमथिट्टा जिले के पंडालम नगर पालिका चुनाव जीता था। गौर करने वाली बात यह है कि सबरीमाला का मंदिर यही है, यानी सबरीमाला का फैक्टर बीजेपी को उत्साहित करने लगा है। हालांकि इस तरह के तमाम कवायद के बावजूद केरल की सत्ता तक पहुंचना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। दूसरी ओर निकाय चुनाव में एलडीएफ ने 40.2% वोट हासिल करके अपनी मजबूत पकड़ का जबरदस्त प्रदर्शन कर दिया, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को 37.9% वोट मिलना कांग्रेस की पकड़ को दर्शाता है। कहते हैं कि यही वह गणित है जो मौजूदा विधानसभा के परिणाम की ओर इशारा कर देता है। इसके अतिरिक्त केरल की राजनीति को जो फैक्टर सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है, उसमें सबसे पहला और प्रभावी फैक्टर स्वयं मुख्यमंत्री पी विजयन है। बतौर सीएम उन्होंने अपनी छवि एक बोल्ड लीडर की बनाई हुई है। इस कारण उन्हें केरल का कैप्टन कहा जाता है। विजयन की सरकार ने कई परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करके लोगों के बीच मजबूत जगह बना ली है। इसमें कोचीन मेट्रो और कन्नूर का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट शामिल है। हालांकि दोनों काम ओमान चांडी के समय में ही शुरू हुआ था, किंतु कार्य को समय से पूरा कराने का लेफ्ट दावा कर रही है। विजयन सरकार ने पिछले 5 साल में बुजुर्गों की पेंशन को 600 रुपए से बढ़ाकर 1600 रुपए कर दिया है। लाइफ मिशन योजना के तहत करीब 2.5 लाख परिवार को फ्री में घर देने की योजना का मतदाताओं पर असर से इनकार नहीं किया जा सकता है। विजयन सरकार के कार्यकाल में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हुए सुधार से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। कोरोना काल में विजयन सरकार की चुस्ती की तारीफ हो चुकी है। लोगों का मानना है कि सरकार ने बाढ़, ओखी चक्रवात और निपाह वायरस संकट को भी सही तरीके से हैंडल करके लोगों के दिलों में जगह बना ली है। दूसरी ओर यूडीएफ की पूरी उम्मीद राहुल गांधी पर टिकी है। इस गठबंधन को वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल के 20 में से 19 सीटें मिली थी, वह भी तब जब पूरे भारत में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत कमजोर हो रहा था। हम पहले ही बता चुके हैं कि स्वयं राहुल गांधी वायनाड से चुनाव जीते थे। बहरहाल कांग्रेस के रमेश चेन्नीथला ने केरल में मोर्चा संभाला हुआ है। अब देखना है कि विधानसभा के चुनाव में इसका कितना असर पड़ता है। मिलते हैं कुछ और नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।